गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2019 का पेपर हल कर रहे थे अपन। सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा का पेपर है ये, जो 3 अगस्त 2019 को हुआ था। ये आज इसका भाग 4 है। इसके भाग 1, 2, 3 में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक हल करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18 यानी कि 3 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। भाग जो सी है पेपर का जो भाग सी है, सेक्शन सी, उसमें 16 से लेके 25 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 अंक का निर्धारित होता है। 10 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हिसाब से। तो जो भाग सी है वो टोटल 30 नंबर का होता है और इसमें थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो क्लास में 3 प्रश्न समझाऊंगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 जो प्रश्न है अपने प्रश्नावली है 3, उससे लिया गया है। 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। गणित के प्रश्न को सीखने के लिए कम से कम 3 बार उस प्रश्न को सावधानीपूर्वक रीड करें, कम से कम 3 बार, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, क्रमागत यानी लगातार संख्या, जैसे कि 5, 6, 7, 10, 11, 12 कंटिन्यू। सम यानी सम विषम, जिसमें 2 का भाग जाता है। धनात्मक यानी सभी प्लस की संख्या 0 से अधिक। पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसको, माना कि प्रथम क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक x। माना कि प्रथम क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक है, वो अपने पास x है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पहले अपन x मानेंगे और जो दूसरी कंडीशन बनेगी, तब द्वितीय क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक होगा अपने पास, वो होगा x + 2। तो इम्पोर्टेंट चीज़, x + 2 को क्यों लिया गया? सम आए या विषम आए, तब तो आपको द्वितीय क्रमागत संख्या है वो x + 2 माननी है। सम है या विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। यहाँ पर यदि विषम नाम आता तो भी अपन x + 2 लिखते, सम आए तो भी x + 2 लिखना है। लेकिन सम विषम दोनों ही नहीं आए, तब अपन को x + 1 लिखना है। सम विषम में 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 का अंतर होता है। जैसे कि कोई संख्या 7 है, तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी? जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तब वो 9 होगी, फिर 2 जोड़ोगे फिर वो 11 होगी। इस प्रकार 2 जोड़ेंगे तभी वो संख्या विषम रहेगी। तो विशेष ध्यान रखना। प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग। वर्गों का योग 340 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 340। यह प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। वर्गों का योग, ये वर्ग है स्क्वायर और ये प्लस है योग प्रश्न के अनुसार। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। x स्क्वायर प्लस 4x + 4, तो ये अपने पास एक सरल समीकरण है। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसकी सहायता से इसको हल किया है, बराबर 340। x² को जोड़ेंगे, सजातीय पद है वो जुड़ते हैं। 2x² + 4x + 4, इस 340 को उधर लेकर आएंगे तो माइनस का 340 हो जाएगा और बराबर में 0। 2x² + 4x ये इसमें से घटेगा
तो 336 बराबर 0। अब यहाँ पर बराबर में 0 क्यों किया? अपन ने इस प्रश्नावली के बारे में पढ़ा है कि एक द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक समीकरण है, जहाँ a b c 3 वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो c है ये अपने अचर पद है और a कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो a नॉट इक्वल 0 इसकी कंडीशन में लिखा जाता है। यदि a 0 होगा तो 0 इससे गुणा होगा x² से, तो x² का पद ही खत्म हो जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण भी नहीं रहेगा। तो विशेष ध्यान रखना, a नॉट इक्वल 0 यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखें यहाँ 2 4 336 यानी 2 कॉमन आता है, तो x² प्लस 2x माइनस 336 बराबर 0, 168 बराबर 0। 2 का भाग देंगे 336 में 1 बार, फिर 12 में 13 में 6 बार और 16 में 8 बार। 2 0 के पट्टे में जाके खत्म हो जाएगा और अब द्विघात समीकरण बचेगी x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। तो तब तक द्विघात समीकरण छोटा रूप होता है, तब तक अपन को सोल्व करना है। ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये इसका और छोटा रूप हो गया 2 कॉमन लेने से। अब इसको हल करने की 3 विधियाँ हैं अपने पास। द्विघात समीकरण हल करने की अपने पाठ्यक्रम में तीसरी प्रश्नावली में 3 प्रकार की विधियाँ दे रखी है। तीनों में से जो आपको उपयुक्त विधि लगे, यहाँ पर कंडीशन नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो आपको क्रमागत संख्या निकालनी है। तो जो आपको विधि आ रही है उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2 विधि से हल करवा रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले विधि अपन हल करते हैं। फर्स्ट जो विधि है अपने पास वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखें आप, अपन को एक द्विघात समीकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अपने पास द्विघात समीकरण है, वो है x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब 168 गुणा करने पर तो 168 x² आना चाहिए और जोड़े घटाए तब अपने पास 2x बचना चाहिए। तो 168 के ऐसे टुकड़े करने हैं, एक से गुणनखंड करने हैं, तो अपन 168 बराबर 14 × 12, 14 को 12 से गुणा करवाते हैं तो 168 आता है। और कैसे आया, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना 168 के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया। इसकी सहायता से 14 और 12 इसका आंसर निकला है। तो यहाँ इसके टुकड़े हो जाएंगे 2x के, प्लस का 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर 0। अब विशेष ध्यान देना, प्लस का 2x है तो प्लस का 2x है तो प्लस के 14x में से माइनस का 12x घटाना है। तो देखो प्लस का 14x माइनस का 12x प्लस, और प्लस का 14 जब माइनस के 12 से गुणा होगा तो माइनस का 168, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का होगा और x से गुणा हुआ x², बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। अब देखो इसमें x कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो x प्लस 14, इसमें माइनस का 12 कॉमन आएगा, इसमें भाग देंगे तो x प्लस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 12 का भाग माइनस का 168 में दोगे तो माइनस माइनस प्लस और 14। जब कोष्टक 2 सेम हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं और फिर इन दोनों को साथ में लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ आप x के 2 मान निकालेंगे। 2 मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होंगे उसके 2 मूल होते हैं। x के 2 मान होंगे तो मूल वास्तविक बराबर हो सकते हैं, मूल 0 के बराबर हो सकते हैं। तो देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। तो यहाँ पर अपने पास x के 2 मान आए, एक तो आया माइनस का 14, एक आया प्लस का 12। तो ध्यान रखना माइनस में कभी भी आए उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि इनवैलिड है, अमान्य है। और x बराबर 12 आया तो ये अपने पास वैलिड है, ये अपने पास मान्य है। तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू लेनी है आपको, 2 में से हमेशा एक ही वैल्यू लेनी है और x बराबर प्लस का लेना है,
क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है धनात्मक, यानी कि धन संख्या लेनी है, तो x की वैल्यू आई वो 12। अब ये अपन माना के स्थान पर लिखेंगे, अतः प्रथम क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक वो हो गया अपने पास 12 तथा द्वितीय क्रमागत सम पूर्णांक हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 + 2 बराबर 14। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 12 आई और x की वैल्यू 12 में जब 2 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 14। तो ये अपने पास इसका आंसर आया 12 और 14। यदि जांच करनी है अपन को कि ये सही है या गलत, तो इसकी विधि भी अपने पास है। प्रश्न के अनुसार इनका वर्क करके देख लो। जब अपन 12 का वर्क करते हैं, जांच करनी है, वेरीफाई करना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, प्रथम संख्या 12 प्राप्त हुई, सम प्राप्त हुई और लगातार संख्या भी 14 प्राप्त हुई। 12 का स्क्वायर करने पर 144 होता है और 14 का स्क्वायर करने पर 196। टोटल करोगे तो प्रश्न में जितनी पूछी गई है 340, तो ये देखो 340। तो जो दो संख्याएं प्राप्त हुई सम धनात्मक पूर्णांक, उनका वर्गों का योग करोगे तो 340 ही आना चाहिए। यदि 340 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये आपके गलत है, तो वापस जांच कर लेनी चाहिए। और संख्या भी लगातार आनी चाहिए, सम पूछे तो सम ही आनी चाहिए, विषम पूछे तो विषम ही आनी चाहिए। इसकी जो दूसरी विधि है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो इसकी द्वितीय विधि जो मोस्ट भी है, भाई देव मान लो आपको टुकड़े याद नहीं आए कि इसके टुकड़े होते हैं वो 14 और 12 है, ये अपन को याद नहीं आए, तो जो दूसरी विधि है जिसे अपन कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि, इसके दोनों ही नाम हैं। ये गणितीय की था श्रीधराचार्य विधि, तो इसी के आधार पे कह दिया गया, और इस गणितीय नाम है द्विघाती सूत्र। तो जो समीकरण है वो द्विघात के रूप में होना जरूरी है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसकी तुलना करवाएंगे अपन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ये मानक समीकरण से तुलना हुई इसकी। अपने पास जो समीकरण है वो एक्स द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि से इसका आंसर निकाल के बताया। भाई देव आपको टुकड़े नहीं याद हो, कोई बड़े प्रश्न आ जाए तो ये आसान विधि रहेगी और लगभग सब प्रश्नों में उपयुक्त विधि है। इसकी अपन तुलना करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना होगी। तुलना कराने पर a की वैल्यू आएगी 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है यानी b की वैल्यू 2, और c अचर पद है जिसकी वैल्यू है -168। अब ये मान अपन सूत्र में लिखेंगे, तो सूत्र अपने पास है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लाइन कंप्लीट खींचनी है, ये विशेष ध्यान देना, चिन्ह का ध्यान देना। b के पहले माइनस का चिन्ह है, ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको अपन डी भी बोलते हैं, व्यक्त कर बोलते हैं, डी से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन 1, 2 और -168 को। तो देखें x बराबर माइनस b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -168 और बट्टे में आ जाएगा 1, 2 तो सूत्र का है और a की वैल्यू अपने पास 1 है। अपन इसको सोल्व करते हैं। x बराबर -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, -168 और -4, तो गुणा करने पर ये तो प्लस हो गया।
और 168 को जब 4 से गुणा करोगे तो 672 आएगा और बट्टे के अंदर 2। x बराबर -2 प्लस माइनस वर्गमूल का चिन्ह 76, 676 बट्टे में 2। x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर 676 यानी 676 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 26 बट्टे में 2। अब यहाँ पर भी x के 2 वैल्यू निकालनी है क्योंकि x के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेके सोल्व करेंगे। तो देखें आप, x बराबर -2 प्लस का 26 बट्टे में 2। एक बार तो अपन ने प्लस का चिन्ह ले लिया और एक बार x बराबर -2 प्लस का -26 बट्टे में 2। विशेष ध्यान देना, ये आपको वहाँ एग्ज़ाम में सोल्व करना ही है कि x को एक बार x का मान एक बार प्लस लेके निकालना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेके निकालना है। डबल चिन्ह है तो एक बार प्लस के साथ ले लिया और एक बार माइनस के साथ ले लिया। अब देखो जब आप सोल्व करोगे तो प्लस माइनस की नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्लस का 26 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, तो घटाने पर 24 हो जाएगा बट्टे में 2। तो x की वैल्यू अपने पास 12 प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 28 हो गया बट्टे में 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू -14। तो प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपन को धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो माइनस का कोई काम नहीं है, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। और इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और x की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो मान्य है अपने पास 12, यानी ये वैलिड है। तो x की वैल्यू तो अपन लास्ट में लिखेंगे, अतः प्रथम क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक x बराबर 12, द्वितीय क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगा अपने x + 2 बराबर 12 + 2 बराबर 14। तो विशेष ध्यान रखना, ये लास्ट में आपको लिखना ही है। अतः प्रथम क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक 12, द्वितीय क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक 14। 12 का वर्ग करोगे 144, 14 का वर्ग करोगे 196, दोनों के टोटल करोगे 340। इस प्रकार आप इसकी जांच कर सकते हो कि अपना आंसर सही है या गलत। देखिए प्रश्न क्रमांक 17। देखो प्रश्न क्रमांक 16 में जो सूत्र लगा दी गई थी सूत्र, उसमें उन्हें लाइन पूरी नहीं खींची है। तो जो सूत्र होगा वो होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, यानी पूरे बट्टे में। तो ये लाइन कंप्लीट है, इसका ध्यान रखना। पहले वाले में इसमें लाइन यहाँ तक खींची गई है, ये 2a अपॉन में है, 2a के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। देखिए प्रश्न क्रमांक 17, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 3 से भाज्य होनी चाहिए संख्या 1 से 1000 तक के बीच में, और विशेष विषम संख्याएं होनी चाहिए। अब 3 का भाग सम में भी जाता है, विषम संख्या में भी जाता है, तो केवल विषम संख्याओं से अपन का योगफल ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली 5 का प्रश्न है, समांतर श्रेणी नाम है जिसका, जो 3 नंबर की प्रश्नावली है। प्रश्न में लिखा हुआ है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या, क्योंकि 3 से भाज्य 3 से भाज्य संख्या या 3 से भाज्य संख्या है अपने पास, और वह भी 3 से भाज्य है विषम भाज्य संख्या। तो देखें 3 का भाग 3 में जाता है, 6 में जाता है, 9 में जाता है, 3, 9, 15 और अंतिम संख्या हो जाएगी 999। विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 3 से भाज्य संख्या कौन कौन सी हुई और वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। तो 3 के बाद 9, 3 का भाग 6 में जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न को विशेष समझना है। यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है कि संख्या 1 से 1000 के बीच है, दूसरी कंडीशन है कि संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि संख्या विषम होनी चाहिए।
तो ये तीसरी कंडीशन विशेष ध्यान देना आप, विषम। तो 3 के बाद 9, 9 के बाद 15 और लास्ट की जो संख्या है वो 999। सबसे पहले अपन 1 से 1000 तक की संख्या ही नोट की, शुरू में 5 से संख्या लिखी और लास्ट की 5 से संख्या लिखी, और जिसमें 3 का भाग जाता है और जो विषम संख्या है उससे अपन ने एपी बनाई। इसलिए एपी हो जाएगी अपने पास 3, 9, 15 डॉट डॉट 999। ए की वैल्यू यहाँ पर प्रथम पद 3 हो जाएगा। डी 9 - 3 बराबर 6 का अंतर है इसमें, और जो 999 है ये अंतिम पद है, और अंतिम पद की वैल्यू अपने पास 999 है। अतः अपन इसी का सूत्र लगाएंगे। अतः एन बराबर 999 अपने पास। तो एन का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस n - 1 डी बराबर 999। ए की वैल्यू अपने पास 3 है, n - 1 ज्ञात करना, डी की वैल्यू 6 है बराबर 999। सोल्व करते हैं इसको। n - 1 6 है, 999 है, जब 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 6n - 6 996। 6n बराबर माइनस का 6 996 के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1002, और n बराबर 1002 n बराबर 1002 बट्टा 6, 6 का भाग 10 में एक बार, पीछे 4 40, 6 छंग 36 और 42, 6 7 है 42। तो n की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई 167, 167 वैल्यू आई, और अपन को इसका योगफल याद करना है। तो मोस्ट प्रश्न नहीं है। देखो इसमें पहले तो अपन ने एन का सूत्र लगाया और उसकी सहायता से एन ज्ञात किया। अब अपन को योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ एस एन का सूत्र आना चाहिए। तो जो एस एन का सूत्र होगा वो होगा अपने पास एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 डी। चाहो तो आप ये सूत्र लगा दो, या फिर एक सूत्र और है NA + L/2। दोनों में जो उपयुक्त लगे वो सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ ये सूत्र भी लग जाएगा। तो n की वैल्यू है 167, प्रथम पद 3 था, अंतिम पद 999 था, बट्टे के अंदर 2, 167 इंटू इसको अपन जोड़ेंगे तो 1002 बट्टे के अंदर 2, 2 का भाग इतना 501, 167 को 501 से गुणा करवाना है। तो 167 को 501 से गुणा करवाते हैं अपन। 7 पंजे 35, 5 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 6 5 5 3 8, 7 6 6 3। तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 83 667। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 83 667। तो 167 को 501 से गुणा कराने पर 83,667 ये इसका टोटल योगफल होगा। तो ये था अपने पास प्रश्न क्रमांक 17। देखें प्रश्न क्रमांक 18। किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रम से सी व डी हैं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, विशेष ध्यान रखना, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, पूरक हैं। पूरक का मतलब इनका योग होता है वो 90 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, आंसर दिया हुआ है, √AB आंसर लेके आना है। प्रश्नावली 8 से प्रश्न नहीं है। जो 8वीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी, जो 3 नंबर की प्रश्नावली है जिससे एक ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक देखें 18। किसी मीनार के आधार से, सबसे पहले अपन एक मीनार बनाते हैं और ये इसका आधार है, मान लो ABC। BC वो मीनार है और इसके 2 बिंदु हैं दिए हुए हैं अपने, एक बिंदु C दिया हुआ है, एक बिंदु D दिया हुआ है। इसको अपन AB लिख लेते हैं, C और D।
सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी एक कोण तो यहाँ से यहाँ तक बनता है वो मान लेते हैं थीटा है, और एक कोण यहाँ से यहाँ तक बनता है वो मान लेते हैं 90 माइनस थीटा है। जब कोण नहीं दिया हुआ हो, थीटा नहीं दिया हुआ हो, तो एक कोण थीटा होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनका पूरे कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ ए, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास ए है, और फिर लिखा हुआ बी, बी से डी की डिस्टेंस है वो अपने पास स्मॉल बी। विशेष ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ ज्ञात करनी है उसी को लिख लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई जो अपने पास ए बी है वो h मीटर, तो यहाँ पर अपन h मीटर लिख देंगे। फिर इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, तो अपन पहले बात करते हैं त्रिभुज सी ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी में तीन बातें नोट करनी है। एक तो आपके पास ए बी की वैल्यू है वो है h मीटर, जिसे अपन ने माना है। दूसरे इसमें बी सी है वो अपने पास दूरी है वो a मीटर, ए लिखा हुआ है, और थीटा जो कोण दिया हुआ है वो अपने पास कोण ए सी बी जो न्यून कोण है वो है अपने पास थीटा। तो यहाँ से सूत्र डिसाइड होगा, अतः लंब है आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, ये इसका सूत्र बना। क्योंकि प्रश्न में कर्ण की कोई चर्चा नहीं हो रही है तो लंब और आधार से मतलब है, इसलिए लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। तो लंब की वैल्यू ऊंचाई है अपने पास वो h है, और आधार अपने पास a है, बराबर tan थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी डी की। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी अपन को ऊंचाई सिद्ध करनी है अंडर ए बी। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी तीन बातें नोट करनी है। तो ए बी वही है, दोनों में कॉमन है, ए बी बराबर h मीटर माना हुआ है, और इसमें जो डी बी हो जाएगी वो आपके पास स्मॉल बी प्रश्न में दिया हुआ है, और कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। विशेष ध्यान देना, पूरे कोण का नाम जब प्रश्न में नाम आ जाए तो एक कोण थीटा होगा और एक कोण 90 माइनस थीटा होगा। ये समीकरण नंबर देखो, यहाँ से जो सूत्र होगा वही लंब बटा आधार बराबर tan 90 माइनस थीटा। अब लंब की वैल्यू है वो अपने पास h मीटर है, आधार अपने पास इस बार स्मॉल b है, और ये आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 7.2 में कि tan 90 माइनस थीटा है वो कोट थीटा में बदल जाता है, क्योंकि कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। तो देखें यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा कराने पर, जब गुणा करवाएंगे ना अपन, तो h बटा बी h बटा ए, यानी h बटा ए इंटू h बटा बी बराबर tan थीटा डॉट कोट थीटा। h से गुणा होगा h स्क्वायर बटा ए बी, और हम जानते हैं tan थीटा और कोट थीटा का गुणा होता है वो 1 होता है, और h स्क्वायर बराबर ए बी, तो h बराबर अंडररूट ए बी। जब स्क्वायर का चिन्ह उधर भेजेंगे अपन तो वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा,
और अपन ने ये सिद्ध कर लिया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18 3 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।